हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे सिरसा ज़िले के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा। सिरसा जो ज़िला है, सिरसा ज़िला का पहला पॉइंट से यह हरियाणा का पश्चिम दिशा यानी पश्चिमतम ज़िला है आपका हरियाणा का। तो आपने 4 ज़िले ध्यान में रखने हैं। पश्चिम में सिरसा, पूर्व में यमुनानगर और दक्षिण में जो आता है नूहू और आपका उत्तर में जो होगा वो पंचकुला होगा। ठीक है, यमुनानगर के ऊपर जल्द वीडियो आने वाली है। बाकी हमने जो मेवात या नूहू के बारे में चर्चा की हुई है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चीज़ें वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिरसा जिले की। तो सिरसा जिले की जो स्थापना दिवस है 1 सितंबर 1975 है। प्रत्येक जिले का स्थापना दिवस आपने याद रखना होगा, डेट समेत याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिले की स्थापना की गई, लेकिन घोषणा की बात आती है तो 26 अगस्त 1975 को थी। HSSC के एग्जाम में हमेशा यही डेट आपको आती है और यही आपने आंसर लगाना है। बाई चांस ऐसा हो भी जाए कि मान लो ये ऑप्शन में ना दे रखा हो 1 सितंबर, लेकिन सन आपको 1975 मिलेगा तो 26 अगस्त भी दे सकता है, घोषणा हुई थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें यहाँ पर वो कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बात करें क्षेत्रफल से यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, बताइए हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में। तो आंसर आएगा सिरसा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा क्या था, भिवानी था, और भिवानी से क्या कर दिया गया, चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, और चरखी दादरी जिला बनने के बाद उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो अब हमारा जो नया जिला बना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, सिरसा होगा, और जो आपका कितना है 4277 वर्ग किलोमीटर है, और 44,212 जो हरियाणा का क्षेत्रफल है। ये बात आपने ध्यान में रखनी। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा हमारा, वो होगा सिरसा। सबसे छोटा 722 वर्ग किलोमीटर है किसका, फरीदाबाद का। तो वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे। फरीदाबाद से संबंधित वीडियो आपको मिल चुकी है। आगे हम बात करें साक्षरता दर। तो साक्षरता दर सिरसा जिले की वो कितनी हुई, 68.82% है, 68.82%। लिंगानुपात की बात करें हम, 1000 पुरुषों के पीछे 897 महिलाएं आती हैं। तो यानी महिलाएं की संख्या 897 आती है। सिरसा जिले की बातें कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे हम। जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, 303 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से। प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कितने, 303। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए, आपसे क्या पूछा जाए कि बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो आंसर आएगा सिरसा। तो सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो सिरसा का, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो फरीदाबाद का। क्षेत्रफल कम होता है फरीदाबाद का, ठीक है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद की है। तो ये वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई भी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए हम आगे अब देखते हैं कि यहाँ से क्या बना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा, हमारा सिरसा होगा। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपनामों की, और उपनामों में सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए संतों की नगरी किस जिले को कहते हैं। तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर सिरसा। आगे हम बात करें वन नगरी। तो वन नगरी की हम बातें करें बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। वन नगरी की जो कहा जाता है वो सिरसा जिला को कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत सारे वन हुआ करते थे, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। वन नगरी किसे कहा जाता है, सिरसा को। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सरस्वती नगरी किसे कहा जाता है, सरस्वती नगरी, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। मतलब प्राचीन काल में जो नदी तमा के नाम से ऋग्वेद में जानी जाती है। तो सरस्वती जो नगरी है वो क्या है, सिरसा जिले में है। सिरसा जिले को सरस्वती नगरी कहा जाता है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। ठीक है, यदि सरस्वती नगर की बात करेंगे
तो वो आता है हमारा मुस्तफाबाद, आता है यमुनानगर के अंदर। देखिए वो उसका नाम अब बदला गया है। पहले एग्जाम में यदि ये पूछ लिया जाता था बताइए सरस्वती नगर किसे कहा जाता है, तो भी आंसर हमारा क्या आता था, सिरसा। लेकिन अब सरस्वती नगर जो हमारा वो मुस्तफाबाद का नया नाम है। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, सरस्वती नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तीनों के तीन उपनाम इसके ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी दृष्टि इस पे डालते हैं हरियाणा के हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसके प्राचीन नाम क्या क्या थे। सिरसा जिले के प्राचीन नाम क्या क्या है, तो सिरसा जिले का प्राचीन नाम सबसे पहला आता है सिरसिका इसका प्राचीन नाम आता है। और ये जो है यह नाम यह हमारा पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी नामक किताब में भी मिलता है, महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसका यह नाम जो हमारा सबसे प्राचीन नाम बताया जाता है सिरसिका जो नाम है। ठीक है, महाभारत में नकुल जो हैं जिन्होंने रोहतक और उसने स्वयं बताया कि सिरसिका नामक 2 स्थानों पर कब्जा किया था यानी शासन किया था, और जो सिरसिका है जो वो हमारा सिरसा को कहा जाता था। उसके बाद एक और थ्योरी जुड़ी हुई है। एक राजा हुआ करते थे, लगभग 7वीं सदी की बात है, सारस नाम का राजा था, और सारस नाम के राजा ने इस क्षेत्र को बसाया था यानी जीर्णोद्वार करवाया था, और उस सारस नामक राजा से इसका नाम क्या पड़ा है, सिरसा पड़ा है। तो यानी हमारा ये भी पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो हमारी पुरानी कथा यानी प्राचीन काल में आ गई। आगे हम पढ़े यहाँ पर मध्यकाल के अंदर। तो मध्यकालीन युग जब आया तो मध्यकालीन युग में 2 कवियों के नाम यानी 2 लेखकों के नाम ध्यान में रखना है। एक आता है इब्न बतूता जिसके द्वारा रेहला नामक किताब लिखी थी, और जो इब्न बतूता है वो अफ्रीका से आया था, मोरक्को जो देश है वहाँ से, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भारत पहुंचा था। कब, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। तो जो दिल्ली का क्या था, सुल्तान था, जिसको एक पागल सुल्तान की संज्ञा भी दी गई है। तो इब्न बतूता ने इस क्षेत्र का वर्णन सरस्वती के नाम से किया गया है। यानी पहले हम बात करें सिरसिकाया, फिर सिरसा इसका नाम पड़ा, क्यों पड़ा, अब एक किताब में इसका नाम क्या पड़ा, सरस्वती। तो इब्न बतूता ने इस क्षेत्र का नाम जो है अपनी किताब में सरस्वती लिखा है। उसके बाद हम बात करें पृथ्वीराज जो चौहान है उसके कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब लिखी है, और उस किताब में भी इसका नाम क्या लिखा गया है, सरस्वती लिखा गया है। तो सरस्वती की जो हमें नाम के उल्लेख मिलते हैं वो इब्न बतूता और चंद्रबरदाई से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि सिरस नाम के पेड़ मिलते थे, यानी बड़ा जंगल हुआ करता था, और सिरस पेड़ जो लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे उसी से इसका नाम सेरिस्कम भी पड़ा था। क्या नाम पड़ा था भाई, सेरिस्कम। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, क्या नाम पड़ा था, सेरिस्कम। सेरिस्कम भी नाम पड़ा था सिरस नामक पेड़ों के कारण इसके। तो यानी ये इसके प्राचीन काल और उपनामों के ऊपर हमने जिक्र किया है सिरसा जिले के। अब हम आगे देखते हैं इसका प्रशासनिक ढांचा क्या रहा। तो प्रशासनिक ढांचे में बात करेंगे तो सिरसा जिला का सबसे पहला पॉइंट से आप ध्यान में रखेंगे कि सिरसा जो जिला है कौन से मंडल में आता है। तो टोटल 6 मंडल हैं, और 6 मंडल में हमारा जो सिरसा जिला है वो हिसार के अंतर्गत आता है। बच्चों कहाँ आता है, हिसार में आता है। हिसार के अंदर हिसार, स्वयं, सिरसा, फतेहाबाद और जींद 4 जिले आते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो मंडल होगा हमारा हिसार। सिरसा जिला कौन से मंडल में आता है, हिसार में। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं। उपमंडल ध्यान में रखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, बस आपने एक बार इसका नोट्स बना के रिवीजन करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएंगे। मंडल, तहसील, उप तहसील, खंड, ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जहां पर आपको तहसीलें, उप तहसीलें और खंड बताई जाती हैं। अब मैं प्रत्येक जिले की बता रहा हूँ। 2016 के अंदर जो हमारी तहसीलें बनी थी उनके ऊपर अलग से वीडियो रहेगी, खंड कौन कौन से बने थे, सारी चीज़ें अलग से भी रहेंगी। तो बातें करें हम यहाँ पर उपमंडल, तो 4 उपमंडल हैं, सिरसा, डब्बावाली, ऐलनाबाद और कालावाली, यानी 4 उपमंडल हैं सिरसा जिले के अंदर। पहले 3 हुआ करते थे, 2016 में बना है कालावाली। ठीक है, अगली हम बात करें तहसील, तो तहसीलें जो हैं सिरसा जिले में एक स्वयं सिरसा है, डब्बावाली,
एलनाबाद, कालावाली और रानिया और नाथुश्री चोपटा, ये हमारी क्या है, तहसीलें हैं सिरसा जिले की। ठीक है, उसके बाद सिरसा जिले में सिर्फ एक ही उप तहसील है, वो कौन सी है, गोरीवाला। गोरीवाला क्या है, उप तहसील है। जितने भी मैंने जिले करवाए हैं अपने इस चैनल के ऊपर, उनमें सारों का प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल यही हम पढ़ते हैं। पहले स्थापना, उपनाम, प्राचीन नाम, प्रशासनिक ढांचा और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं इतिहास और अन्य तथ्य। आगे हम बात करें खंड कौन कौन से हैं, तो खंड में आप ये वाला हिस्सा उठा लीजिए जो तहसीलें थी, पहले सिरसा, फिर डब्बावाली, फिर एलनाबाद, फिर रानिया, नाथुश्री चोपटा, दो नए नाम आ जाएंगे, ओडा और बड़ा गुड्डा, ये दो और खंड है। तो यानी आपने ये सारे के सारे खंड यहाँ पर ध्यान में रखने भी। ठीक है, तो टोटल 7 खंड हो गए हमारे। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर 5 हमारी तहसीलें आ गई, एक उप तहसील आ गई और हमारे 4 उपमंडल आ गए। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं भाई सिरसा जिला जो है किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो सिरसा जिला वो आता है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। मंडल हिसार जरूर है लेकिन स्वयं सिरसा क्या एक लोकसभा क्षेत्र है, और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, भाई जो टोटल सिरसा लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर कितनी 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर बात करें 5 तो आते हैं सिरसा की। सिरसा के कौन से होगा, सिरसा, डब्बावाली, एलनाबाद, रानिया और कालावाली, तो ये 5 तो आते हैं विधानसभा जो सिरसा की है। रतिया, टोहाना और फतेहाबाद 3 आती है फतेहाबाद जिले की, और एक आती है जींद का विधानसभा क्षेत्र नरवाना। तो टोटल हमारे क्या हो गए, 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आती हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अब लोकसभा क्षेत्र सिरसा, हमारी टोटल लोकसभा सीटें कितनी है भाई, 10 हैं पूरे हरियाणा में, और 10 में से सिर्फ 2 हमारी क्या है, रिजर्व हैं। 8 जनरल में आती हैं, 2 हमारी आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की, एक अम्बाड़ा की है और एक हमारी कौन सी है, सिरसा की है। अम्बाड़ा और सिरसा 2 हमारे क्या हैं, आरक्षित सीटें हैं। टोटल आरक्षित सीटें लोकसभा की 84 हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना आपने। एससी जो आती है वो 84 हैं और एसटी की कितनी हमारी भाई यहाँ पर 47 है। लोकसभा की बातें करें पूरे भारत में, लेकिन हरियाणा जो विधानसभा है उसमें 17 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। तो बात करें यहाँ से सुनीता दुग्गल जो है, सुनीता दुग्गल यहाँ से क्या है, विजय घोषित हुई है। हमारी जो यानी एमपी कौन है हमारी सिरसा से, वो सुनीता दुग्गल है। सिरसा से पूछे या फतेहाबाद से पूछे तो हमारा सुनीता दुग्गल ही आएगा। ठीक है, तो सुनीता दुग्गल यह 10 जो एमएलए हरियाणा से जाते हैं उनमें से एकमात्र महिला है और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। एक ये है और एक हमारे हिसार से जो एमपी हैं उनके बारे में हम हिसार में पढ़ेंगे। ठीक है, आईएएस अधिकारी थी सुनीता दुग्गल, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो लोकसभा क्षेत्र से संबंधित आगे हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक आता है सिरसा, डब्बावाली, एलनाबाद, रानिया और कालावाली। तो हमारे यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी सिरसा के अंदर कुल कितने एमएलए जाते हैं, 5 एमएलए चुनकर जाते हैं। और खास बात यह कि सिरसा से जो एमएलए गए हैं उसमें कोई भी बीजेपी की सीट नहीं है। तो बात करें हम सिरसा से जो एमएलए हैं वो कौन है, गोपाल कांडा, जो हरियाणा लोकहित पार्टी से संबंधित है। ठीक है, उनकी पार्टी का नाम है। तो गोपाल कांडा कहाँ से हैं, सिरसा से। डब्बावाली से कौन है, अमित सिहाग जो एमएलए हैं, कांग्रेस से संबंध रखते हैं। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला हैं जो इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं। रानिया से जो है रणजीत सिंह हैं जो निर्दलीय हैं यानी स्वतंत्र हैं। और कालावाली जो है वहां से शिषपाल सिंह है, कांग्रेस से हैं और यह एक रिजर्व सीट है। इस बात को ध्यान में रखना, कालावाली जो है एक रिजर्व सीट है। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी 90 में से 17 सीटें हैं। तो यहां से आपने ध्यान में रखनी है। जितनी वो 17 सीटें एक वीडियो में अलग से भी करवा दूंगा कौन सी किस जिले के अंदर पड़ती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए जो सिरसा जिला है वो कौन से पुलिस रेंज में आता है, तो ये हिसार पुलिस रेंज के अंदर आता है।
मंडल भी हिसार होगा, पुलिस रेंज भी हिसार होगा, लेकिन लोकसभा क्षेत्र स्वयं सिरसा होगा। और सिरसा एक नगर परिषद है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर, और नगर निगम। ठीक है, वो मैंने बता रखी है, पॉलिटिकल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो नगर परिषद की बातें करेंगे हम, सिरसा है। उसके बाद ग्राम पंचायतें हैं जो, वो हमारी टोटल यहाँ पर कितनी है, 338 है। पंचायत समिति कितनी है, 7 हैं। और जिला परिषद कितनी हमारे, 24 हैं। ये क्या होते हैं, जो नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, यह एक स्थानीय निकाय है, यानी हमारा जो स्थानीय शासन हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे पॉलिटिकल में पूरी डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत 338, पंचायत समिति 07 यानी 7 हैं, और जिला परिषद कितनी है, 24 हैं। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, ये प्रशासनिक ढांचे के ऊपर हमने जिक्र किया। अब हम देखते हैं इसके अंदर सिरसा का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो इतिहास के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं कि तराइन का जो युद्ध था, तराइन या तारावड़ी का युद्ध हम कह सकते हैं, 3 युद्ध हुए थे। और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और हारने के बाद वो तराइन जो मैदान था, जो करनाल के अंदर पड़ता है, उसको छोड़कर वो क्या होता है, जींद होते हुए इस एरिया की तरफ बढ़ता है। और वो पहुंचता है कहां पर, सरस्वती नामक स्थान पर। और सरस्वती में आप आगे आगे तो चल रहे थे कौन, पृथ्वीराज चौहान, और पीछे से उसके चल रहा था मोहम्मद गोरी। तो यानी क्वेश्चन बनेगा, वे तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किस क्षेत्र से मोहम्मद गोरी ने गिरफ्तार किया था। तो आंसर आएगा हमारा सरस्वती, यानी सिरसा में जाकर उसको क्या किया था, गिरफ्तार किया था। और यहां पर क्या कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बताते हैं इतिहासकार। लेकिन जो पृथ्वीराज रासों के अंदर चंद्रबरदाई है, वो कुछ बातें और करता है। ठीक है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करता है, बड़ा चाटा कर पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन करता है। वो कथाएं हम देखेंगे बाद में, बस आपने ध्यान में रखना है। तराइन के दूसरे युद्ध में उसको कहाँ गिरफ्तार किया गया था, सिरसा के अंदर किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर 1236 तक गद्दी के ऊपर बैठते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं। क्यों जानना है, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इल्तुतमिश का संबंध था गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश की बातें थी। तो जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के समय रानिया का जो सरदार यानी सूबेदार हुआ करता था, वो कौन था, हेमल भट्टी नाम का एक व्यक्ति था, हेमल भट्टी। तो हेमल भट्टी था, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, बादशाह आते हैं। ठीक है, 1526 में मुगल आते हैं, और मुगलों में हमारा औरंगजेब का टाइम चल रहा था। और उस टाइम रानियां एक रियासत के रूप में उभर कर आती है, यानी स्वतंत्र हो जाती है 1680 में। और रानियां रियासत जो हमारी कब स्टार्ट होती है, 1680 में होती है। और इसके पहले शासक बने थे कौन, हयात खां भट्टी बने थे। ठीक है, और हयात खां भट्टी का संबंध किससे था, हेमल भट्टी से था, यानी इसी का वंशज हुआ करता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हयात खां भट्टी के जो पूर्वज थे, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ करते थे, रानिया के मतलब सूबेदार या सरदार के रूप में काम किया करते थे। तो 1680 में रानिया रियासत की स्थापना हुई, और यह हरियाणा में बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन सिर्फ यही आया है कि रानिया जो गांव है वो किस जिले में पड़ता है, तो आंसर आएगा सिरसा में। ठीक है, ये पुराणों में भी क्या इसका मतलब अच्छा जिक्र है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। तो रानिया जो रियासत है 1680 में हयात खां भट्टी इसके पहले शासक बने थे, स्वतंत्र हुए थे, जिनकी 1700 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आगे उत्तराधिकारी बनते रहते हैं, कोई महत्वपूर्ण तो नहीं थे। प्रथम आपने ध्यान में रखना है, टोटल रानिया रियासत में 6 शासक बने थे। कितने, 6 शासक बने थे। और अंतिम शासक कौन था, वो था जाबित खां भट्टी।
जिसको जाबित खान भी कहते हैं। तो जाबित खान भट्टी जो 1801 से लेकर 1818 तक रहा था और 1818 में इसने रानिया के अंदर क्या किया था, विद्रोह भी किया था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इसने विद्रोह भी किया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। बताइए रानिया के अंदर 1818 में विद्रोह किसने किया था? तो जाबित खान या जाबित खान कह दे, बात एक ही है, क्योंकि ये उस टाइम वहां का शासक होता था, इसने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। लेकिन एक विद्रोह पूरे भारत में हुआ था, ये तो रानिया में 1818 में जाबित खान ने किया था। 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व नूर मोहम्मद ने किया था। नूर मोहम्मद ने रानिया रियासत की हम कह सकते हैं, इसमें 1857 में क्या किया था, विद्रोह की शुरुआत करी थी। ठीक है, किसने? नूर मोहम्मद ने की थी। जाबित खान भट्टी के 1818 के बाद इसका शासन यहां से समाप्त होता है। आगे आपसे पूछा जाएगा, बताइए रानिया जो है उसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राजबपुर। इसका पुराना नाम क्या था भाई? राजबपुर था। और राजबपुर इसका जो नाम रखा वो राय बीरू के द्वारा रखा गया था। किसने रखा था? राय बीरू के नाम से इसका नाम राजबपुर पड़ा था। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। आगे बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम रानिया पड़ा, फिर रानिया से रानिया रियासत बनी, फिर ये बातें हमने यहां पर चर्चा कर ली। तो ये तो बातें जुड़ी हुई थी गुलाम वंश से। गुलाम वंश के बाद 1290 में एक वंश की स्थापना होती खिलजी वंश की, और वो 1320 तक चलता है। जब 1320 तक वो चलता है तो बात करें उसकी खिलजी वंश के अंतिम शासक थी जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो एक अयोग्य शासक था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 22 अगस्त 1320 को उसका सामना होता है। दीपालपुर एक स्थान पड़ता है पंजाब में। कहां? दीपालपुर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और वहां का सरदार हुआ करता था गाजी मलिक, कह सकते हैं हम, जिसको आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। आगे हम बातें करेंगे इसको। तो गाजी जो मलिक है और खुसरो शाह का 22 अगस्त 1320 को एक युद्ध होता है जो सिरसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह युद्ध कहां लड़ा गया? सिरसा में लड़ा गया। तो सिरसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह और गाजी मलिक के द्वारा। नुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, और गाजी मलिक क्या था? दीपालपुर का एक सरदार हुआ करता था, और उसने इसकी हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह की एक 1320 में नए वंश की स्थापना करी थी, तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक के द्वारा की गई और इसको आगे जाकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। तो सिरसा का युद्ध आपसे पूछा जाए तो 22 अगस्त 1320 को हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो सिरसा के उपनाम पढ़े, स्थापना पढ़ी, प्रशासनिक ढांचा और कुछ इतिहास को जाना था। इससे आगे हम एक पार्ट और लेकर आएंगे जो इतिहास के ऊर बेस्ड रहेगा। फिर हम प्रमुख सतलों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।